नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मोस्टली तो हमारे टाइप्स चार ही होते हैं, लेकिन हमारे तीन टाइप्स के अकॉर्डिंग भी उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जैसे हो गया ये बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ साइज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो जैसे हमने देखा हुआ है कि ये तीन टाइप के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हो गया, एनालॉग कंप्यूटर है, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर जो क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर हो गया, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर हाँ जी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, उससे पहले आप देख लीजिए कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। जो पहले टाइम में चलते थे, जो हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता था, जिस तरह से ऐसे कुछ डायग्राम वगैरह के अकॉर्डिंग आ गया पहले के। तो एग्जाम्पल है इसका, जो पहले वाले थर्मामीटर होते थे जिसमें कुछ ऐसा डायग्राम बना होता था, उसके अकॉर्डिंग हर कोई समझ नहीं पाता था। बट उसके बाद हमारा एक नया फीचर्स आया जिसे उसके बाद आया डिजिटल कंप्यूटर, जो हमें बहुत आसानी से नंबर में, मतलब बाइनरी डिजिट्स में हमें रिजल्ट दे देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग बाइनरी हो चाहे कोई भी नंबर हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देता है। तो वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, जो इजीली हम सबको बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं आजकल। तो बाकी बहुत सारे थर्मामीटर मिल जाते हैं जिसमें नंबर के अकॉर्डिंग होता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इजी होता है समझने में। पर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है अब, कि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या चलता है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा डिजिटल भी हो गया, एनालॉग भी हो गया, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर भी हो गया। तो हमारा ऑपरेट बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्लियर है। देन अब हमारा आ गया एप्लीकेशंस के बेस पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो एप्लीकेशन बेस पर क्या कंप्यूटर होता है, एक जनरल पर्पस होता है और एक स्पेशल पर्पस होता है। जो हमें कोई जनरल काम के नहीं है, जैसे घर में, ऑफिस में, नॉर्मली मतलब जनरल घर के काम के लिए या कुछ भी छोटे मोटे काम के लिए यूज क्या करना होता है, तो हम करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। बट कोई बड़ा कुछ काम हो रहा हो, कुछ स्पेशल काम के लिए यूज होता है, तो होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो होपफुली आपको एप्लीकेशन बेस पर भी कंप्यूटर के टाइप समझ में आ गए होंगे। देन साइज एंड कैपेबिलिटी क्या कोडिंग है, और ये चलते हैं, ये भी चार तरीके के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जैसे ये घर वगैरह में यूज होते हैं या कहीं छोटी मोटी जगह पर। सबसे छोटा साइज होता है माइक्रो कंप्यूटर का। जो ये हमारे पीसी होते हैं, डेस्कटॉप वगैरह होते हैं, ये जो हमारे डेस्कटॉप पर भी आ जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। अब कुछ मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि ये इससे थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं। काम इसका थोड़ा इससे ज्यादा होता है, इसका इसमें कुछ स्पीड अच्छी है, और इसका इसमें ये बेनिफिट, मतलब कुछ कुछ बेनिफिट इसमें ज्यादा आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर में। फिर उसके अलावा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो अब मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे ज्यादा बड़े साइज में, इससे थोड़े बड़े होते हैं, और इसकी कैपेबिलिटी भी इससे ज्यादा अच्छी होती है, इसमें स्टोरेज इससे ज्यादा अच्छा होता है। इसका साइज के साथ साथ इसकी स्पीड भी इन दोनों से, दोनों के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। फिर इन सब के बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह में या कोई, मतलब बहुत बड़े बड़े काम के लिए यूज होता है, और ये इन सबसे बड़ा होता है। ये बहुत सारा काम, मतलब मल्टीपल टास्क को कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। तो ये हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो चुका है, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया हो। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी है। तो हमारे बेसिक्स कंप्यूटर के जनरेशन्स है 5। फर्स्ट जनरेशन हमारी जो है वो 1946 से लेके 1954 तक चली। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, ये बहुत ज्यादा बल्कि, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, जो जगह बहुत ज्यादा घेरती थी। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी बहुत होता था। पर उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन।
सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक चली, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का कन्वर्ट कर दिया हमने, वैक्यूम ट्यूब हटाकर उसमें हम ट्रांजिस्टर लिया है। ये अब इससे साइज में थोड़ा छोटे हो गए, इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ी, और इसमें थोड़ा इससे अच्छा अच्छा काम होने लगा, मतलब थोड़ा इसमें स्पीड और कैपेसिटी वगैरह अच्छी आई। उसके बाद हमारा थर्ड जनरेशन आई जो 1965 से 1974 तक चली। अब इसमें हमारा ये इससे थोड़े सस्ते थे बट ये भी अभी कॉस्टली थे, तो हमारा वैक्यूम ट्यूब्स भी हटा दिया, ट्रांजिस्टर भी हटा दिया। देन हमारा चलता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अब हमारा ट्रांजिस्टर हटकर यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट लग चुके, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे। तो ये इससे ज़्यादा मतलब इनसे कम कॉस्ट की पड़ने लगे, और इनसे ज़्यादा अच्छा था, इसकी स्पीड अच्छी थी इनका कोडिंग। देन हमारी फोर्थ जनरेशन आई और उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रो अप हुआ न, जो 1975 से 1990 तक चली। अब ये जो हमारी आईसी बनी यहाँ पर हमारा इसमें सेमीकंडक्टर का, अब आईसी को चेंज कर दिया हमारे सेमीकंडक्टर में, जो जिस तरह से हमारे नेटवर्किंग डोस वगैरह आ गया, मतलब बहुत सी आईसी को हटाकर सिंगल सिलिकॉन चिप्स में डालने लग गए। सिंगल सिलिकॉन चिप्स जो बहुत सारी जो ये थी, सिंगल सिलिकॉन चिप में डालने लग गए, तो फिर ये बहुत सारी आईसी एक साथ उसमें कन्वर्ट हो गई, जिसने साइज हमारा बहुत कम कर दिया और हमें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी, जिस वजह से इसकी कॉस्ट भी थोड़ा कम हुई। फिर फिफ्थ जनरेशन आई, और फिफ्थ जनरेशन 1991 से अब तक चल रही है, जो हमारा पोर्टेबल पीसी वगैरह आ जाते हैं, सीडी रोम इंटरनेट, बहुत से यहाँ सिंगल सिलिकॉन चिप चली, यहाँ इंटरनेट वगैरह ये सब का यूज होने लगा, ये सब तो हम जानते ही हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ये क्यों यूज होता है, ये सब चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड अ मशीन एंड कन्वर्ट टू अ machine readable code, in a case high level language used to an interpreter to translate the code, will low level language use an assembler language। तो ये हमारा क्या है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो हमारी एक मशीन लैंग्वेज होता है, वो तो ये एक इंटरप्रेटर के तरह से होता है, ये ट्रांसलेटर होता है एक तरह से, एक तो ट्रांसलेटर के अकॉर्डिंग ये कुछ कोड होते हैं। तो वो चीज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, जो मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया जाता है, या लो लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस होती है कि कंप्यूटर समझता है लेकिन हम ह्यूमंस नहीं समझ पाते, पर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो हम समझते हैं, हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी बाइनरी लैंग्वेज होती है एंड सब कुछ 0 1 के फॉर्म में लिखा होता है, तो वो हम सब नहीं समझ पाते, एंड जो हमारी लैंग्वेज होती है वो नहीं समझ पाते, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज भी करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके एक एप्लीकेशंस वगैरह बना सके। A programming language is a language allows to pupil write specific command to be execute on a computer. The types of programming language are organized by a reliable। तो ये इसी तरह वही चीज है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो प्यूपल कुछ स्पेसिफिक कमांड के अकॉर्डिंग लिखता है, फिर उसे भी कई टाइप्स होता है कि किसके अकॉर्डिंग चलता है ये सब। तो अब चलेगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी चार टाइप्स होते हैं, मोस्टली चार टाइप्स हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूडिंग वन एंड जीरोस, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये क्या है, हमारा वन और जीरो में ही होती है ये वाली लैंग्वेज, इसमें बस वन और जीरो का ही यूज किया जाता है, जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में ही बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है ये इजीली होता है कंप्यूटर के लिए समझना, बट हम ह्यूमंस के लिए बहुत हार्ड है, ये हम नहीं समझ सकते। फिर हमारा थोड़ा ग्रो अप हुआ, देन आ गई मशीन लैंग्वेज। एज डिस्कस अबव, मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल की तरह ही है बट उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ, इसमें कुछ
ये भी मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज ही है, इसमें भी 0 और 1 के बिट में ही किया, बट थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आई जो कुछ आगे बताती हूँ। जैसे फिर आ गई असेंबली लैंग्वेज, इसमें कुछ सिंबल्स वगैरह वगैरह यूज करने लग गए। Assembly language in a computer programming has involved with the advance in a machine language। तो ये मशीन लैंग्वेज का एडवांस है, ये उससे ज़्यादा अच्छा हुआ, उसमें इम्प्रूव हुआ, तो इसमें को हम बहुत से सिंबल्स यूज़ करने लग गए। ये बहुत से पॉपुलर है मैनोमोइज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत से इंस्ट्रक्शंस के लिए, इसमें बहुत प्रोग्राम होते हैं जो हम असेंबली लैंग्वेज में लिख पाते हैं। तो ये ह्यूमंस के लिए भी एक तरह से इजी है समझने के लिए। ये बहुत से कुछ कोड होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, जैसे जो C++ में लिखा जाता है, सी में लिखा जाता है, जावा में लिखा जाता है, इस तरह से बहुत सी असेंबली लैंग्वेज होती हैं जो बाइनरी इन सबको कन्वर्ट सबको कन्वर्ट भी कर लेती है। The assembly language code will be converted into a machine language code with the help of assembler so that his computer can understand the binary converted assembly language। जो हमारा assembler होता है, ये जो हमारा assembler होता है वो मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर देता है, और लो मतलब वो जो बाइनरी कोड में भी ये हमें कन्वर्ट करके दे देता है, और बाइनरी से वो हमें लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमें कन्वर्ट करके देता है, हाई लेवल को लो में। तो असेंबलर का मेन काम यही होता है कि वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और लो लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जिस तरह से जो भी जिस भी चीज के लिए सूटेबल हो, हम ह्यूमंस के लिए जो सूटेबल होती है वो हम यूज कर लेते हैं, और जो कंप्यूटर के लिए सूटेबल होती है वो उसे कंप्यूटर के कन्वर्ट करके दे देता है। फिर चलती है हाई लेवल लैंग्वेज, ये बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत लेस एरर फ्री हो गई, मतलब बहुत से डिजाइन में यूज हुई, इसके असेंबली लैंग्वेज का भी मोस्ट एडवांटेज हुआ, जो इसमें बहुत से चेंजेस हुए जिस वजह से ये बहुत एडवांस डेवलपमेंट हुई, जो हम यहाँ पर देख पाते हैं। हम ह्यूमंस बहुत इजीली अब हम कोडिंग कर पाते हैं और बहुत से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बना पाते हैं लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके, क्योंकि हम ह्यूमंस लो लेवल लैंग्वेज समझ ही नहीं पाते। हाँ जी, तो मैंने जैसा आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि यहाँ पर ये सीपीयू के अंदर एक मेमोरी यूनिट भी होती है, तो मेमोरी भी हम मैंने बताया था कि दो टाइप की होती हैं। तो अब आप देखते हैं कि मेमोरी होती क्या है। तो memory is the one fundamental component of all computer system that is used to store data and information for future। तो जो मेमोरी है वो एक तरीके की कंप्यूटर फंडामेंटल का कंपोनेंट होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत से डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो ये भी हमारी टिपिकली तीन टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और कैश मेमोरी। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डायग्राम थोड़ा ब्लर है। कंप्यूटर में मेमोरी होती है दो, मेन तो दो टाइप की होती हैं वैसे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, रैम हो गई, रोम हो गई। रैम के भी दो पार्ट्स होते हैं, एस रैम, डी रैम। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। फिर चलता है रोम। तो रोम भी दो तीन टाइप के होते हैं, ई रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। फिर इधर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है हार्ड डिस्क, एसएसडी, और एचडीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। देन मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी होता क्या है कि ये प्राइमरी मेमोरी इन द कंप्यूटर इज नोन एज मेन मेमोरी।
तो इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दिस मेमोरी इज अ वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। वोलेटाइल क्या होता है? वो जो चीज डिलीट हो जाती है इजिली, एंड इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली टेम्परली। तो जो वोलेटाइल होता है, ये वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है, मतलब वो चीज परमानेंट नहीं रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं डिलीट हो जाएगी। अगर वो शट डाउन हो गया, हम कुछ काम को उस पर चल रहा है, कुछ भी प्राइमरी मेमोरी का काम, तो अगर हमारी लाइट हट गई या कोई केबल कट हो गई जिस वजह से हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया, तो वो गायब हो जाती है। वो जो हमारा डेटा होता है, वो टेम्पररी डेटा होता है, वो हमारा गायब हो जाता है, तो उसे हमें बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी में होता है वो, जो वोलेटाइल बोली जाता है जिसे। एंड एंड इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली टेम्परली। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स हो गए, रैम हो गया एंड रोम हो गया। ये एग्जांपल्स नहीं है, इसके टाइप्स भी होते हैं एक तरह से। रैम टेम्परली स्टोरेज होती है, रोम परमानेंट स्टोरेज होता है। स्टोरेज इन डेटा, एमबी में रैम क्या करता है कि एमबी में डेटा स्टोर करता है, और ये जीबी में डेटा स्टोर करता है। ये वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है। ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर के लिए यूज होता है। इसका डेटा फास्टर होता है और इसका स्लो होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जो हमसे मोस्टली पूछ लिया जाता है कि रैम और रोम में डिफरेंस बताइए। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी हो चुकी है। देन सेकंड मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? इन केस कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे मैंने बताया, प्राइमरी को मेन मेमोरी कहता है और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब इसका जो डेटा होता है वो सेव होता है, वो कहीं नहीं उड़ेगा। अगर हमारा फुल सिस्टम शट डाउन हो गया, तो वो हमारा जहाँ डेटा होता है वो वहीं सेव रहता है। दिस मीन्स इस कैन स्टोर डेटा परमानेंटली और इन केस पावर ऑफ, चाहे हमारी पावर ऑफ भी हो जाए, वो हमारा डेटा वहीं पर सेव रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना कि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है एंड प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है। तो एग्जांपल है इसके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ईटीसी। अब आते हैं कैश मेमोरी। एंड थर्ड इज कैश मेमोरी. Cache memory is a small size type of volatile computer memory that provide high speed data access to a processor and and store frequently used computer programs, applications and data. तो कैश मेमोरी क्या होता है? ये बहुत छोटी, बहुत स्मॉल साइज की मेमोरी होती है। ये सीपीयू के बहुत ज्यादा क्लोज पास होती है, और ये इसकी बहुत हाई स्पीड की होती है। जो हमारा डेटा वगैरह होता है, प्रोग्राम एप्लीकेशन, तो ये टेम्परेरी डेटा के अकॉर्डिंग उसमें सेव हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेरी जो स्टोरेज होता है ना, वो सेव होने के बाद हमारा जो डेटा है वो रिट्रीविंग इजी हो जाता है एंड मोर एफिशिएंट हो जाता है। वैसे ज्यादा पूछी नहीं जाती, मेन ये होती हैं। हाँ जी, तो अब हमारा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि हमारे इसमें तीन मेन काम होते थे, तीन मेन काम होते हैं। हो गया इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था कुछ चीज कि इनपुट डिवाइस, इनपुट किससे करता है? तो इनपुट सिर्फ इनपुट डिवाइसेस से ही किया जाता है। तो ये कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? द डिवाइसेस विच आर यूज टू इनपुट द डेटा एंड द प्रोग्राम इज कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। जिस भी कंप्यूटर में हम, मतलब जिस भी कंप्यूटर में हम अपना इनपुट देते हैं, जिस भी हार्डवेयर से हम अपना इनपुट देते हैं, चाहे फिर वो कीबोर्ड हो, माउस हो, स्कैनर हो, या कुछ भी हो, उसे ही हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। देन आउटपुट डिवाइसेस, तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स थे इनपुट के। देन आउटपुट डिवाइसेस, the devices that helps in getting and viewing the desired result are called output devices. In other words, we say that the devices that is used to send data from a computer to another device is called an output devices. तो जो हमारा रिजल्ट हमें ये देता है,
और कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये है जो इसमें हम ये अपना रिजल्ट देख सके, अपना रिजल्ट पा सके, वही हमारे सिस्टम्स या जो वही हमारे हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आ गए मॉनिटर, हम जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे ये हमारा शो हो रहा है तो मॉनिटर क्या हो गया, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होगा। प्रिंटर, जो हम अपने प्रिंट आउट निकलते हैं तो वो प्रिंटर पे आ जाते हैं हमें। स्पीकर हमारे जो वॉइस दे रहा है वो भी एक तरह से एक आउटपुट है, तो वो भी हमारा आउटपुट आ गया वो स्पीकर में। जैसे माइक हो गया तो माइक हो जाएगा इस इनपुट डिवाइस, बट स्पीकर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ये सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। न्यूमेरियल स्टूडेंट, न्यूमेरियल सिस्टम इन computer science refer to a numerical based system used to performing computations, storing and presenting data. The most common these are binary, decimal, octal, hexadecimal। तो ये कुछ भी नहीं है। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इनका कुछ बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा डेटा स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है और उस पर परफॉर्म कर देता है। तो ये भी चार टाइप के होते हैं, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया और हेक्साडेसिमल हो गया। तो नंबर सिस्टम मैंने जिस तरह से बताया चार टाइप के होते हैं, तो ये आपका डायग्राम है पहला ये हो गया डेसिमल, जिसका बेस हमारा होता है 10 और यूज होता है इसमें 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सब यूज होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट इज, अब हमारा नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, 0 एंड 1। इसमें बस दो ही नंबर्स यूज होते हैं, इसका बेस इसलिए दो होता है, 0 एंड 1। ऑक्टल फिर है थर्ड है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है, जिसमें यूज होते हैं 7 नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये हमारा यूज होता है। अब वो हमारा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमारा 16 बेस होता है, 16, मतलब हमारा बेस होता है 16 एंड इसमें हमारा 0 से 9 तक नंबर्स आते हैं और ए से एफ तक अल्फाबेट्स आते हैं। तो हमारे ये आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हो गए। अब फिर आते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, और 6 ये हो गए, तो ये टोटल ही हो जाता है हमारे 16, इसलिए इसका बेस होता है 16। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, मैं जैसा आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ ओनली टू डिजिट, एवरी नंबर रिप्रेजेंट 0 एंड 1 एंड बाइनरी नंबर सिस्टम बेस इज 2 एंड इसमें सिर्फ दो ही डिजिट यूज हो चुकी हैं, हो सकती हैं, ये सब मैं आपको पहले पीछे बता चुकी हूँ। ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, कौन कौन से यूज किया जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या यूज होता है, देखो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये जो 10 बेस पर लिखा होता है ना, नंबर के नीचे ऐसे लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है 4320, इसका बेस इस तरह से दे दिया 10। तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से हमें इसके बेस से समझ आ गया कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 10 बेस वाला, नहीं, देखिए, तो इसका बेस था 10। अब जैसे यहाँ आ गया 8, 8 क्या है, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसका बेस 8 दे दिया, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो हमारा ये बेस के अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है।
तो हमारा डेसिमल भी हो गया। हेक्साडेसिमल में भी जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका बेस 16 होता है, 0 से 9 तक होता है एंड ए से एफ तक यूज होते हैं इसमें। तो ये रहा, जैसे ए से लेके, जैसा आप देख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही आपके नहीं है, पर इसके कुछ, ये न्यूमेरिकल टाइप में होता है, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं मोस्टली। तो कुछ हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कुछ चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, बाइनरी से डेसिमल में कर दिया, डेसिमल बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही करके हम इसे चेंज करते रहेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कर दिया या हेक्साडेसिमल से कर दिया। तो इसी तरह से हमारा कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है। टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम द बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम। तो पहला क्या होता है कि मल्टीपल ईच डिजिट द गिवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट डिजिट with the exponent of the base। ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा समझ आने वाला है। पहला होता है कि ये पहला सेकंड थर्ड, ये मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए, जो इधर राइट मोस्ट, ये पहला क्या हमने बोला था यहाँ पर, राइट मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से चालू होता है और जहाँ से हमारा बेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे तोड़ते रहते हैं। तो जैसे यहाँ है तो 1 नंबर लिख दिया, उसके बेस के अकॉर्डिंग हम उसकी पावर चढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए, बेस लिखकर उसकी 0 1 2 3 ऐसे जो जो नंबर यहाँ लिखे होते हैं बाइनरी के, उसका बेस लिखकर ही चेंज कर देते हैं। इस तरह से 0 से स्टार्ट करता है 5 तक पहुंच जाता है। राइट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट तक जाता है। तो राइट में पहले वाला 0, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये सारी पावर चढ़ती हैं उसके बेस पर जिसमें हम इसे चेंज कर रहे हो, चाहे हम डेसिमल में चेंज कर रहे हो चाहे हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हो। ये देख सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल। इसके बाद जब ये निकल जाता है तो इसे सॉल्व करके इसका सम कर दिया जाता है। ये रहा 1 का 1 है, 2 की पावर 0 को हम 1 बोलते हैं। मोस्टली बच्चों को पता होगा, मोस्टली के बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये 1 कहाँ से आया मैं पहले ही बता देती हूँ। 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो जो 2 की पावर 0 है, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है, तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है इसलिए 2 की पावर 1 लिख कर, वो 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 2 लिख दिया तो आंसर यहाँ 2 आ गया। 2 की पावर 2 करके यहाँ पर, मतलब इस तरह से ही हमारा पूरा प्रोसेस चला। जब हमारे ये निकल गया तो हमने इन्हें ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 32 आ गया 39। तो यही हमारा आंसर है। इसका, इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड होता है जो हमें इससे ज़्यादा इजी पड़ जाता है। जैसे ये है, तो इसे हमें चेंज, यहाँ हमारा डिजिट है, इसे हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, ये 2 5 नहीं है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है एंड ये 2 की पावर 0 है। वही चीज है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस, हम आगे आगे नंबर लेते रहेंगे और करते रहेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, इधर से स्टार्ट करते हैं ना 0 से। ये 2 की पावर 5 यहाँ से आ गया, 0 यहाँ से आ गया, ये वाला 0 यहाँ से आया, फिर ये वाला 1 यहाँ आ गया, फिर ये इस तरह से हम इसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। तो ऐसे करके ये खत्म हो जाता है, फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एंड लास्ट में 39 ही आता है। अब चाहे आप इस मेथड से करें चाहे उस मेथड से पढ़ करें, आंसर हमारा यही आना है। पर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने, हमारा क्वेश्चन इस टाइप से देगा 1 0 0 1 1, कि इसे चेंज करना है। ये हमारा क्या है, हमारे इसका बेस दिया हुआ है 2, तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसे हमें चेंज करना है डेसिमल में।
अगर उसने ये बोल दिया कि इसमें चेंज करो, तब समझ जाना कि हाँ डेसिमल में चेंज करने के लिए बोले, क्योंकि हमारा बेस इसने 10 दिया है। अगर इसने बोला हमारा 8, तो समझ जाना कि हमें ऑक्टल में चेंज करना है। 16 बोले तो हमें 16 में चेंज करना है। तो इस तरह से कुछ भी हार्ड नहीं है, बस बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, और हमें ये लिख देना है। बेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, और ये जरूर लिखना आंसर के बाद भी। कभी 39 लिख दोगे तो ये गलत है। 39 का बेस 10 लिखना, तब हमें पता चलेगा कि 39 जो हमारा वो डेसिमल है। ये भी जिस डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी, ऑक्टल और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया हुआ है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका स्टेप लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप था identify the base of the requirement number. Since we have to convert the given number into the octal system, the base of a requirement number is 8, जिसकी रिक्वायरमेंट नंबर 8 हो, मतलब हमें चेंज करना है ऑक्टल में। हमारा क्वेश्चन क्या है, डेसिमल से चेंज करना है हमें ऑक्टल में। तो हमारा वही होगा, देखिए कि हम यहाँ पर इसमें डिवाइड करते जाते हैं। जब हम उल्टा चल रहे हो तो इस तरह से चलता है। हमने 8 से किया, इसे डिवाइड कर दिया, तो 8 5 जा, 8 3 जा, 8 5 जा 40, 5 आ गया, 3 इधर चला गया, 32 हो गया, 8 4 जा 32, 0 का 0। तो लास्ट नंबर हमारा कुछ नहीं बचा, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब हम करेंगे यहाँ पर 8 6 जा, 54 से छोटा हमें देखना था, तो 8 6 जा 48, तो 48 आ गया, उधर से कैरी चला गया, फिर 8 7 जैसे गया, फिर हमारे यहाँ पर 4 बच गया। तो इस तरह से हमारे जो जो यहाँ कैरी बचते जाएंगे हम उसे लिखते जाएंगे, और हम नीचे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। यहाँ से हम हमारा स्टार्ट होता है लिखना नंबर। एलसीएम निकालने तो सबको आते हैं, तो उस तरह से निकालते रहिए, और एंड में हमें सिंपल बस 8 से डिवाइड, एलसीएम मतलब सबसे नहीं, बस हमें 8 से ही डिवाइड करना है, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता या 0 नहीं आ जाता। कोई भी बाइनरी नंबर हमें नीचे चाहिए, फिर हम इसे ऐसे करके ही देखते हैं। देखिए हमारा 1, फिर 0, फिर यहाँ आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर आ गया 0, हमारे ये आ गया आंसर। और नीचे हमने बेस लिख दिया 8। इसी टाइप से अगर हमें से डेसिमल को बाइनरी में करना होता तो हम यहाँ से टूल कर लेते, 4320, यहाँ से 2 से डिवाइड करते, फिर 2 से करते, फिर 2 से करते, जब तक हमारा कोई बाइनरी नंबर नहीं आ जाता, और उसे भी हम इसी तरह से ही फॉर्म में लिखते। तो गाइस हमारी ये यूनिट खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर आपको, और मोस्टली पीडीएफ वगैरह चाहिए, या कोई छोटा है उसका डीपली चाहिए, तो आप फिर हमें बता सकते हैं। थैंक यू। यूनिट 1 हमारी यहीं खत्म हो गई।